जापान से दिल्ली लौटे पीएम नरेंद्र मोदी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने की अगवानी। 5 दिवसीय दौरे पर जापान गए थे मोदी। कई अहम समझौतों पर हुए दस्तखत। अपने अंदाज में मोदी ने जीता जापानियों का दिल। मोदी सरकार ने किया सैकड़ा पार। वाहवाही में जुटी सरकार। कहा पिछली सरकारों से बेहतर काम कर रही है सरकार। 100 दिन में पटरी पर लौटी अर्थव्यवस्था। जारी रहेगी विकास की यात्रा। लेकिन विपक्ष ने सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम दिया करार। गंगा सफाई प्लान पर केंद्र सरकार के हलफनामे से सुप्रीम कोर्ट नाखुश। कोर्ट ने 3 हफ्ते में सरकार को नया हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। कहा गंगा पर चरणबद्ध योजना पेश करे केंद्र सरकार। दुष्कर्म के आरोपी स्वामी नित्यानंद को कराना होगा पोटेंसी टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। नित्यानंद पर कई शिष्याओं से लगाया है यौन उत्पीड़न का आरोप। धर्मगुरु होने का हवाला देकर पोटेंसी टेस्ट से बच रहे थे नित्यानंद। ममता के राज में टीएमसी नेताओं के आगे बौना हुआ कानून। रेलवे ट्रैक पर बिना कपड़ों के मिली टीएमसी नेता का विरोध करने वाली लड़की की लाश। पंचायत में पिता की पिटाई पर किया था टीएमसी की महिला काउंसलर का विरोध। काउंसलर के पति समेत 13 लोगों पर दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज। दिल्ली में बीजेपी विधायक पर जानलेवा हमला। विधायक जितेंद्र सिंह शंटी पर एक युवक ने की फायरिंग। बाल बाल बचे शंटी। सुबह सुबह पेपर अटेस्ट कराने के बहाने विधायक के घर आया था युवक। और दिल्ली वालों को राहत। दिल्ली में बिजली होगी सस्ती। 200 यूनिट तक ₹1.20 की छूट, जबकि 201 से 400 यूनिट तक 80 पैसे की छूट। नमस्कार, P7 न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शशांक शुक्ला। 5 दिन की सफल जापान यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली लौट आए। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मौजूद थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जापान यात्रा को बहुत कामयाब यात्रा बताया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जापान ने $35 अरब की अब तक की सबसे बड़ी राशि की मदद देने का जो वादा किया है, उससे भारत में बुनियादी ढांचे पर सुधार आएगा। मोदी ने कारोबारियों को भारत में उद्योग लगाने का न्योता भी दिया है और इस दौरे पर जापान के साथ कुछ अहम समझौतों पर दस्तखत भी किए गए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता हर्षवर्धन इस वक्त लाइव जुड़े हुए न्यूज रूम से। हर्षवर्धन, इस पूरी यात्रा को किस नजरिए से हम देखें? हम इसे सफल यात्रा माने या हम इसमें कुछ और पेंच देख सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर संदर्भ ढेर सारे हैं, इसलिए सफलता और असफलता के पैमाने शायद थोड़े अलग अलग हों। लेकिन अगर मोटा मोटा हम समझें कि भारत के संदर्भ में और एक भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में ये यात्रा जापान की कैसी रही, तो निश्चित तौर पर ये एक बेहद सफल यात्रा रही। बेहद सफल यात्रा के अगर पैमाने हम देखें तो भारत का प्रधानमंत्री जापान के प्रधानमंत्री से मिलता है और करीब 3 से 4 दिनों तक उस देश का प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ हर उस जगह जाता है जहां उसे लगता है कि नरेंद्र मोदी के साथ हम खड़े हैं, तो दुनिया को यह संदेश जाएगा कि भारत और जापान की दोस्ती बेहतर हो रही। तो मुझे लगता है कि ये इस पैमाने पर बेहतर है। दूसरी चीज ये कि जो भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा की शुरुआत थी, यानी जब वो भारत से गए तो कहां पहुंचे, तो वो क्योटो शहर जाते हैं और जिस तरह से उन्होंने अपनी यात्रा में सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने की कोशिश की, जिस तरह से ये संदेश देने की कोशिश की कि भारत और जापान के बीच क्या क्या साझा है, वो एक सफलता का पैमाना हो सकता है। तीसरी बात, जब वो टोक्यो पहुंचते हैं और वहां पर जापानी प्रधानमंत्री से बात करते हैं और उस बात के बाद जब दोनों देशों के बीच समझौता होता है, जो 2,10,000 करोड़ रुपए का जो समझौता हुआ, जो 3.5 ट्रिलियन येन का है, तो वो समझौता दिखाता है कि जापान को भारत में कितनी संभावनाएं दिख रही हैं और उन संभावनाओं को भुनाने के लिए वो किस तरह से भारत से समझौता कर रहा है। तो अगर हम देखें कि दुनिया को संदेश देने के लिहाज से,
आपसी रिश्ते बेहतर करने के लिहाज से, और जो सबसे ज्यादा जरूरत है इस वक्त देश की, भारत की, कि वो यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ मौके मिले और यहाँ की जीडीपी बेहतर हो, कमाई बेहतर हो। तो इन तीनों नजरिए से जापान की भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा बेहद शानदार रही है। और मुझे लगता है कि उसका असर ये है कि दूसरे देशों में भी जब ये जाएंगे तो वहां के भी राष्ट्राध्यक्ष ये कोशिश करेंगे कि जो भारत जापान के संदर्भ है उससे कुछ ऊपर की बात कही जाए या की जाए। हमने देखा कि भूटान गए थे, तब भी ऊर्जा की जरूरत को लेकर बातचीत हुई। भारत में बिजली की कमी कितनी है ये तो हम आप समझ ही रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि परमाणु ऊर्जा के मसले पर उतने सफल साबित नहीं हुए जापान में जाकर। देखिए, निश्चित तौर पर जापान का एक बड़ा साफ दृष्टिकोण है और पहले से वो ये कहता रहा है, और कम से कम हिरोशिमा होने के बाद से जापान की नज़र बड़ी साफ है। वो न्यूक्लियर जो कहें कि वेपन्स को लेकर या न्यूक्लियर जो एनर्जी को लेकर उसका दृष्टिकोण बहुत साफ है कि ये हम वहीं तक करेंगे जहां ये कहीं के लिए सुरक्षा या असुरक्षा की स्थिति न पैदा हो। लेकिन उसके बावजूद तकनीकी रूप से सहयोग देने की बात की गई है और ये जापान की तरफ से हथियारों तक को देने की बात की गई है कि अगर हम हथियार की कोई तकनीक चाहते हैं तो वो हम भारत को देंगे। तीसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो शायद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या फिर वेपन टेक्नोलॉजी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि रिसर्च डेवलपमेंट के साथ साथ जो ओवरऑल जो एक देश है, देश के तौर पर हम जापान से क्या क्या ले सकते हैं। तो बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी के मामले में उनका कोई जवाब नहीं है, उनकी सफाई का कोई जवाब नहीं है, उनके स्किल डेवलपमेंट का कोई जवाब नहीं है, उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कोई जवाब नहीं है। और ये वो 4-5 पैमाने हैं जिस पर दुनिया में जापान ने अपने आप को साबित किया है। लेकिन पिछले कुछ समय से चूंकि जापान की जो स्थितियां हैं वो भूकंप प्रभावित देश है, वो सैचुरेट हो चुका है, वहां के लोग बूढ़े हो रहे हैं, तो जो वो देश है वो हाई कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग का बना और मोदी ने वहां ये कोशिश की है कि हम उनको भारत को बेचें एज ए सेलेबल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए, और वो बेच कर आए। और अच्छी चीज ये है कि वहां की कंपनियां ये कह रही हैं कि हम भारत में कारोबार लगाएंगे और कोशिश यही कि उस कारोबार को कम से कम यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल सके और उनको मुनाफा मिले। हालांकि ये साफ साफ होता है कि जो इस तरह के निवेश समझौते होते हैं जी, वो उन्हीं के साथ होते हैं जहां आपको लगता है कि एक तो आपसी रिश्ते अच्छे हों और साथ ही साथ उस देश में अगर आप जा रहे हैं तो आपको वहां मुनाफा मिले। तो जापान को वो मुनाफा मिलता हुआ दिख रहा है और मुझे लगता है कि इससे जो सबसे ज्यादा बेहतर स्थिति बनी है कि अभी ढेर सारे राष्ट्राध्यक्ष भारत आएंगे और नरेंद्र मोदी भी कई जगह जाएंगे। तो ये एक ग्राउंड प्ले मिला है, बढ़िया लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी और अगला जो आएगा वो भी कोशिश करेगा कि जापान के बराबर कुछ करने की कोशिश। लेकिन हमारी व्यावसायिक दोस्ती चीन से ज्यादा है जापान के मुकाबले, और जापान में जो भी बातें नरेंद्र मोदी ने कही वो कहीं ना कहीं चीन के लिए कड़ा संदेश भी है, चाहे बुलेट ट्रेन की बात क्यों ना हो, क्योंकि ऑफर दिया चीन ने। नहीं, मुझे लगता है कि इस तरह से देखना शायद हम भारतीय मीडिया के लोगों की आदत है। जब हम इससे पहले क्या देखते थे, इससे पहले हमने एक लड़ाई लड़ी चीन से और वो लड़ाई हम हार गए। उस लड़ाई के बाद हमने चीन को अपना दुश्मन मान लिया और उस दुश्मनी में एक जो वामपंथ और दक्षिण पंथ की लड़ाई थी उसने भी बड़ा अहम योगदान किया। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि चीन ने जब बाजार खोला, चीन ने जब दुनिया के अलग अलग देशों के लिए अपने बड़े शहरों को एक्सपोर्ट जोन के तौर पर विकसित किया, तो उसके दिमाग में ये कहीं नहीं था कि भारत का कारोबारी आएगा तो हम उसके साथ कारोबार नहीं करेंगे, या अमेरिका हमारा बड़ा राइवल है तो हम उससे कारोबार नहीं करेंगे, या हम जापान और कोरिया को नहीं देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। कारोबार के रिश्ते थोड़ा दूसरे होते हैं और उसको हम इस नजरिए से देखें कि आज की तारीख में भारत में जो भी बड़ी कंपनियां हैं, खास करके आईटी और ऑटोमोबाइल और ये मोबाइल के क्षेत्र में, इन सारी की सारी कंपनियों की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सब की सब चाइना से होती है। भले ही वो किसी कंपनी यानी फिनलैंड का नोकिया वो सामान आपका चाइना में बनाता है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी को कड़ा संदेश देने की कोशिश नहीं की। कोशिश ये कि हमारे हित जहां सधेंगे, बराबरी के लेवल पर जहां बात होगी हम वो बात करेंगे। और आप देखेंगे कि जब वो चीनी राष्ट्रपति से बात करेंगे तो कुछ इसी तरह की बातें, इसी तरह की सहूलियतें वो भारत के लिए लेकर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो उम्मीद यही है कि इससे देश को फायदा हो और शायद यही चीज लेकर जापान गए भी थे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का आज 100 दिन भी लगभग पूरे हो गए हैं और इन 100 दिनों को लेकर सरकार अपने कामकाज की वाहवाही में तो जुटी ही है, वहीं विरोधी सरकार को हर मोर्चे पर फेल बता रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि अच्छे दिन का वादा करके मोदी सरकार ने लोगों को जो उम्मीदें दिखाई थीं, क्या सरकार उन पर खरी उतरी है?
विरोधी 100 दिन के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर सरकार के बाकी मंत्री कह रहे हैं कि देश की 80% आबादी सरकार के कामकाज से काफी खुश है। तो मोदी सरकार ने 100 दिन में कई काम किए हैं। सरकार ने 100 दिन में 3 बार पेट्रोल के दाम कम किए हैं। साल में 12 सिलेंडर कभी भी लेने की छूट दी गई है। सरकार ने जनधन योजना में बैंक अकाउंट खुलवाकर गरीबों के लिए बचत की दिशा में काम किया है। जापान दौरे पर गए मोदी ने जापान के साथ स्मार्ट सिटी और बुलेट ट्रेन शुरू करने का करार किया है। बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन लाइन की बड़ी योजना शुरू की है। काला धन लाने के लिए SIT का गठन किया है। पहली रिपोर्ट भी पेश कर दी है कोर्ट में। कॉलेजियम सिस्टम की जगह न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। कॉलेजियम सिस्टम ही एक तरीके से खत्म कर दिया है। तो सरकार के मंत्री जमकर मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। मैं ब्लेम गेम में नहीं जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमने 100 दिन में जो प्रोसेसेस है वो ट्रांसपेरेंट किए, एक अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया और पर्यावरण रक्षा का पूरा ख्याल रखते हुए निर्णय लिए, जिससे कि जो एक अवरोध बना था वो अवरोध खत्म हो गया। एक स्पीड ब्रेकर मिनिस्ट्री, एक रोड ब्लॉक मिनिस्ट्री, एक रिटर्न ऑफ लाइसेंस परमिट कोटा राज मिनिस्ट्री, ऐसा जो रूप था वो बदला। प्याज के मुद्दे से लेकर हर चीज पे तुरंत निर्णय लिए। पेट्रोल के दाम 3 बार कम हुए। अब आने वाले दिनों में अगर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति ऐसी रहेगी तो आप अपेक्षा करें कि बाकी भी ईंधन के दरों में कमी आएगी। 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस पर मोदी बच्चों की क्लास लेने वाले हैं। दिल्ली में इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। कई स्कूलों में मोदी का भाषण सुनाने के लिए प्रोजेक्टर लगाए गए हैं और बच्चों को इस बारे में जानकारी देने का काम भी शुरू किया गया है। हालांकि कई स्कूलों में इंतजाम नाकाफी हैं। ऐसे में बच्चों को लाइव स्पीच सुनाने के लिए अलग से हॉल का इंतजाम किया जा रहा है। कैसे कर आप यहाँ बहुत बढ़िया एक स्टार्ट है ये। मैं तो इसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। एक प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि बच्चों से इंटरैक्ट करना चाहते हैं देश के, इससे बढ़िया और कोई बात हो ही नहीं सकती है। और कुछ दिक्कतें आएंगी, थोड़ी सी जैसे जगह की दिक्कत आएगी, थोड़ा अरेंजमेंट की है, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे। तो हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। उन्होंने तो स्कूल में बोला है, स्कूल में अरेंजमेंट करने के लिए बोला है, लेकिन हमारा पर्पस है कि हमें बच्चों को दिखाना है। तो उसके लिए अगर हमें स्कूल में थोड़ी दिक्कत आएगी तो भी हम उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ के उसको बाहर अरेंज करेंगे। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में रेलवे ट्रैक के किनारे एक नाबालिग लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। घटना धूपगिरी इलाके की है, जहां रेलवे ट्रैक पर 15 साल की लड़की का शव अर्धनग्न हालत में बरामद किया गया। मरने से पहले लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, ऐसा भी आरोप है। दरअसल कुछ दिनों पहले एक TMC नेता ने मृतक के पिता की पिटाई की थी। कंगारू कोर्ट में मृतक के परिवार के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसका इसने विरोध किया था। मृतक लड़की के परिवार ने इस मामले में 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिसमें TMC की काउंसलर नमिता राय के पति का नाम भी शामिल है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष बरखा शुक्ला ने इस घटना को बेहद शर्मनाक बताया है। साथ ही वहां की सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इतना जो गंदा व्यवहार किया गया है, इसकी जितनी भी मैं समझती हूँ आलोचना की जाए वो कम है। और ये एक, चूंकि वो बच्ची अपने फादर को बचाने के लिए आई थी और वहाँ की कोर्ट ने डिसीजन दिया कि तुम थूको और चाटो, उसके बाद जो है उसने नहीं किया, तो उसके साथ में ऐसे किया गया। मैं समझती हूँ कि वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट है, जो वहाँ का प्रशासन है, उसको इस बात को देखना चाहिए और जो लोग भी इसके दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। देश में बात विदेशों से काला धन वापस लाने की हो रही है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी उल्टी गंगा बहाने में लगे हुए हैं। कालाबाजारी पर मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अजीबोगरीब बयान दिया है।
बिहार के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में मांझी ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर व्यवसायी कालाबाजारी करते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, बल्कि वो तो धन्यवाद के पात्र हैं। मांझी के मुताबिक 2-4 हजार करोड़ की कालाबाजारी करने वालों पर ही सख्ती की जरूरत है। यदि आपके बारे में कोई कहता है कि ये चोरी करते हैं, कालाबाजारी करते हैं, तो कितना के कालाबाजारी करेंगे? 1000, 2000, 4000। लेकिन जो 4000 करोड़ का कालाबाजारी करता है, ध्यान तो वहां जाना चाहिए हमारा। तो इसीलिए आप कालाबाजारी करते हैं तो अपने पेट के लिए, अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए। आपका बाल बच्चा हम नहीं समझते हैं कि कोई विदेश में पढ़ता होगा या कोई बात करता होगा। आप बहुत करते होंगे, तो पटना ऐसा छोटे शहरों में कोई प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते होंगे। अगर उसके लिए आप करते हैं तो हम आपको धन्यवाद देते हैं। तो मुख्यमंत्री की इस बात के बाद विपक्ष ने बिहार के मुख्यमंत्री के बयान की निंदा करनी शुरू कर दी है। विपक्ष का कहना है कि कालाबाजारी जुर्म है, चाहे वो बड़े पैमाने पर हो या छोटे पैमाने पर। बिहार में इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि चोरी होती है, बड़ा या छोटा। कालाबाजारी है। आप एक को संरक्षण देंगे कि वो छोटा है और दूसरा बड़ा है, उस पर एक्शन लेंगे, इससे समाज में गलत संदेश जाता है। मैं मानता हूं कि जब कालाबाजारी है, चाहे कोई भी हो। अब तो कल ये भी लोग कहने लगेंगे कि हमने चोरी इसलिए की कि हमारे बच्चों को पढ़ाना है, तब तो सारे लोग चोर हो जाएंगे। इसीलिए ये एक गलत परंपरा है और मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री को इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो संवैधानिक पद पर आसीन है, उनको कार्रवाई करने की पूरी छूट है। अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए कि इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। और जो कालाबाजारी है, काला धन है, उस पर राजनीति का कोई स्थान नहीं है उसमें। देखिए, मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। और कालाबाजारी चाहे बड़े पैमाने पर हो या छोटे पैमाने पर हो, जनता को जिसको सहना पड़ता है और जो गरीब लोग हैं सबसे ज़्यादा उनको कष्ट होता है। इसलिए किसी को ये सर्टिफिकेट देना कि छोटे पैमाने पर कालाबाजारी होती है तो कोई गलत नहीं है। मैं समझता हूँ बड़े हों या छोटे हों, सरकार का ये फ़र्ज़ बनता है कि जनता को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। स्वामी नित्यानंद पर शिकंजा कसता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नित्यानंद का पोटेंसी टेस्ट कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने नित्यानंद की याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि दुष्कर्म के 4 साल पुराने मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने नित्यानंद का पोटेंसी टेस्ट कराने का आदेश दिया था। नित्यानंद ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। नित्यानंद ने सुप्रीम कोर्ट में पोटेंसी टेस्ट से बचने के लिए अपने धर्मगुरु होने का हवाला दिया था, लेकिन उनका ये दांव काम नहीं आया। दरअसल स्वामी नित्यानंद पर उनकी कई शिष्याओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। हालांकि नित्यानंद ने खुद पर लगे सभी आरोपों को गलत बताया। इससे पहले जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली बेंच ने नित्यानंद की आनाकानी पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में दुष्कर्म के मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर ऐसा परीक्षण जरूरी है। जीवनदायिनी गंगा को कैसे नवजीवन मिले, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट ने गंगा एक्शन प्लान पर केंद्र सरकार की ओर से पेश हलफनामे पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि गंगा कब तक साफ होगी। गंगा एक्शन प्लान पर केंद्र से सुप्रीम कोर्ट नाखुश। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा सवाल, कैसे होगी गंगा की सफाई? मैली गंगा कैसे निर्मल और अविरल हो, इसको लेकर देश की सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट भी संजीदा है। सुप्रीम कोर्ट ने गंगा की सफाई को लेकर सरकार की ओर से पेश हलफनामे और योजना पर असंतोष जाहिर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे तो गंगा को साफ होने में 200 साल लग जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो कहा कि ये जो एफिडेविट इतना लंबा फाइल किया 28 पेज का, तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है इसमें जिससे डिटेल मालूम पड़ सके। तो उन्होंने कहा है कि स्टेज बाय स्टेज आप क्या करने वाले हैं ये हमको ज़रूर बताएं। सुप्रीम कोर्ट में एक एडिशनल एफिडेविट या सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल करें, जिसमें स्टेज 1 में क्या करेंगे, फिर स्टेज 2 में क्या करेंगे, स्टेज 3 में क्या करेंगे, ये डिटेल्स होने चाहिए, जिस तरह से हम एक असेसमेंट कर सकें कि आपने कितना काम किया और फिर अगर नहीं किया तो हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट
इस प्रोजेक्ट में मदद करने को तैयार है। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने वर्ड यूज़ किया है असिस्टेंस। इफ़ यू वांट आवर असिस्टेंस यू हैव टू टेल अस व्हाट टू डू, व्हाट यू आर डूइंग, एंड दैट विल ओनली बी, और वो तभी पॉसिबल है जब आप स्टेज वाइज बताएं। गंगा एक्शन प्लान को लेकर भले ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की खिंचाई की हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी खुश नजर आ रहे हैं। Supreme Court must keep the government on its toes. This is a matter on which it requires priority attention. I will be happy if the government is forced to act because of Supreme Court notices. दरअसल बीजेपी ने आम चुनाव के वक्त देश की जनता से गंगा की सूरत और सीरत बदलने का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए अलग से मंत्रालय का गठन भी कर दिया और वो इस मुद्दे पर संजीदा भी दिख रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न केवल सरकार के गंगा एक्शन प्लान पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि गंगा की सफाई के लिए समय सीमा भी बताने को कहा है। मनीष ठाकुर, P7 न्यूज़, दिल्ली।